नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डे वाइज सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग ROE एग्जाम के लिए ज्योग्राफी की डे वाइज सीरीज देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और मैप वर्क के साथ अच्छे से आपके क्वेश्चंस को समझते भी हैं। 480 हम लोग कर चुके थे। अब देखिए हम लोग को स्टार्ट किससे करना है, 481 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इसमें बात हो रही है आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बारे में बात हो रही है। तो पहले इसको एक बार अच्छे समझ लेते, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तब ये जो क्वेश्चन है ना और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहली चीज तो जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ना वो आपको कहाँ से निकलेगी, वो आपके निकलेगी तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत से, और तिब्बत में इसका नाम क्या होता है, सांगपो। ठीक, सांगपो। फिर ये आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, यहाँ पे इसको दिखता है एक पहाड़। वो कौन सा पहाड़ होता है, ये इस पहाड़ का नाम है नामचा बरवा। क्या है, नामचा बरवा। इसी पहाड़ की वजह से ना इसको टर्न लेना पड़ता है, फिर ये इंडिया में आ जाती है। अगर ये पहाड़ ना होता ना तो ये सीधी चली जाती। जब ये इंडिया में आती है तब इसका नाम होता है यहाँ पे सियांग होता है। जैसे ही नामचा बड़वा से टर्न लेके आगे बढ़ती है ना तब इसका नाम सियांग पड़ता है। तो ऐसे समझ लीजिए, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। जैसे ही यहाँ पे इसने टर्न लिया, यहाँ पे नाम हुआ, यहाँ पर आपका नामचा बरवा था, इसका नाम पड़ा सियांग। और सियांग में दो नदियां और आके और मिलती हैं। कौन कौन सी, एक मिलेगी आपकी दिबांग, एक मिलती है आपकी दिबांग, और एक मिलती है आपकी लोहित। सियांग, दिबांग और लोहित। फिर जो आगे नदी बनती है ना, इसमें बहुत सारा पानी हो गया। सांगपो, सांगपो जैसे नीचे आई, नामचा बरवा से टन लिया, नाम सियांग पड़ा। फिर दिबांग का पानी आ गया, लोहित का पानी आ गया। फिर जो बहुत बड़ी जो नदी बन गई ना, इसको बोला जाता है क्या, ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। ठीक है, क्या, ब्रह्मपुत्रा। ठीक, फिर ये आगे जो है जाती है। ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। मैप में देख लीजिए, मैप में आपको देखेंगे अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए सियांग नदी आ रही है, फिर यहाँ पे आगे कौन सी मिल जा रही है, दिबांग मिल जा रही है और लोहित। फिर जो आगे नदी बन रही है इसको देखिए, अब इसका पानी ज्यादा बड़ा हो गया ना, ठीक है, तो इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। ऐसे देखिए कि देखिए सांगपो आ रही है आपकी कहाँ से, तिब्बत से। फिर यहाँ पे टन लिया नामचा पर्वत से, और ये जो नाम था पहले सियांग, फिर आपका दिबांग मिली, लोहित मिली, फिर जो आगे नाम पड़ा ना ब्रह्मपुत्र। ठीक, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। अब क्वेश्चन में आते हैं। द रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज आफ्टर क्रॉसिंग नामचा बरवा इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयस। ब्रह्मपुत्र नदी में से किस हिमालय में नामचा बरवा को पार करने के बाद एक गहरे गार्ज से होकर बहती है। ठीक है, बोले जरा कौन से पहाड़ों को क्रॉस करके, ठीक है, नामचा बरवा के पास, नामचा बरवा के बाद में कौन से हिमालय में गॉर्ज बनाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका अरुणाचल हिमालय। ठीक है, अरुणाचल हिमालय में ये बनाएगी आपका एक गॉर्ज। जो अरुणाचल हिमालय है ना वो आपको यहाँ पे दिखेंगे इतना। ठीक है, ये हो गया गॉर्ज। अब आप कहोगे गॉर्ज क्या होता है, गॉर्ज होता है, ऐसे समझ लीजिए, दो ऊंचे पहाड़ दिख रहे होंगे और बीच में आपको क्या दिख रही होगी, नदी बहती हुई दिख रही होगी। ठीक है, तो इसे बोला जाता है गॉर्ज। ठीक, एक घाटी, घाटी क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा जो रास्ता होता है उसे वैली बोल दिया जाता है। ठीक है, और यहीं पे अगर उस रास्ते में अगर नदी बह रही तो उसे गॉर्ज बोल देंगे। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। In which of the following Himalayas the dwarf formations are found here which have been used for planting tea gardens? निम्नलिखित में से किस हिमालय में यहाँ द्वार स्थलाकृतियां पाई जाती है जिनका उपयोग चाय बगानों के रोपण के लिए किया गया है। अब देखिए एक चीज याद समझिए, जो द्वार लिखा हुआ है ना ये आपको हिमालयों में ही बनते हुए दिखेंगी। कौन से हिमालयों में, मैं आपको बता रहा हूँ। द्वार होता है क्या, ये आपके होते हैं फ्लड प्लेन्स। ठीक है, फ्लड प्लेन्स जो नदियों की वजह से बनते हैं, फ्लड प्लेन्स मतलब जो आपके बाढ़ के मैदान होते हैं ना, मैदानी इलाका मान लीजिए, फ्लड प्लेन्स बोला गया है। और कौन से हिमालयों में बनते हैं, ये बनते हैं आपके जो दार्जिलिंग के हिमालय है ना, कौन से, दार्जिलिंग वाले हिमालय जो है उसमें बनता है। दार्जिलिंग हिमालय जो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, नन ऑफ दिस। अब जो दार्जिलिंग हिमालय है ना ये आपके आते कहाँ पे, इसको मैप में देखिए। ठीक है, देखिए पिछली एक बार वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ये जो नदी दिख रही है ना काली नदी है, देखिए जहाँ कर्सर है, काली। और काली और तीस्ता के बीच में जितने भी हिमालय पड़ेंगे ना उसे नेपाल हिमालय बोलेंगे। इसमें आपकी हिमाद्री भी आ जाएगी, हिमाचल भी आ जाएगा, शिवालिक भी आ जाएगा। तीनों को मिला के जो काली नदी तीस्ता के बीच में जो आपके हिमालय पड़ रहे हैं वो नेपाल हिमालय हो गए। फिर ये भूटान हिमालय, उसके फिर जब पूर्व में चलेंगे तो आपको ये अरुणाचल हिमालय, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र क्या बना रही, गॉर्ज बना रही है। अब जो इतना ये वाला रीजन बचा है ना, छोटा सा ये वाला रीजन, इसको बोला गया है सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय। ठीक है, कौन से, दार्जिलिंग हिमालय। और यहाँ पे आपको पता भी होगा चाय की खेती जो है काफी होती है, दार्जिलिंग की चाय आपने सुना भी रखा होगा। तो ये वाला रीजन है वो। ठीक है, जहां पे आपको डुआर दिखेगा, तो नन ऑफ दीस आर दार्जिलिंग हिमालय से वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन द मिडिल अंडमान। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी मध्य अंडमान में अवस्थित है। ठीक, पहली चीज तो आपको पता होगा कि हमारा जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, वो कौन से हैं आपके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पहले मैं आपको अच्छे से बट
समझा दे रहा हूँ, इसकी ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए, किसकी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार आइलैंड की पोर्ट ब्लेयर, याद कर लीजिए, ठीक, पोर्ट ब्लेयर। अब देखिए, अभी जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, एक नहीं बहुत सारे अलग अलग आइलैंड है। जो आपको नॉर्थ में दिखेंगे, जो पूरा ग्रुप दिखेगा उसको बोल दिया गया अंडमान, और फिर जो आपको साउथ में दिखेंगे अलग अलग आइलैंड, इसको बोल दिया गया क्या, निकोबार बोल दिया गया। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, जो उत्तर में होंगे जितने जितने भी आपके द्वीप होंगे उनको अंडमान बोला गया, नीचे वाले को, दक्षिण वाले को निकोबार आइलैंड्स बोल दिया गया, ठीक है। अब जो अंडमान आइलैंड्स है ना, इसको देख लीजिए, ऐसा ये समझो, ये अंडमान निकोबार का एक मैप है, ठीक है। तो अब ये समझो, जो अंडमान आइलैंड है ना आपके, ये जो नॉर्थ वाले जितने भी है ना, ये आपके अंडमान हो गए, जो नीचे वाले आपको दिख रहे हैं ये निकोबार हो गए, ठीक है। एक बार इसको मैं आपको पूरे मैप में दिखाता हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। जूम करते हैं, इधर आपको दिखेगा, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड की ज्योग्राफी समझ लीजिए। इधर उसके अंडमान निकोबार के पश्चिम में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, और पूर्व में अंडमान सी, ठीक। अभी देखिए आपको बहुत सारे आइलैंड जो दिखेंगे, जो नॉर्थ में आपको दिखता है वो हो गया आपका अंडमान, फिर जो नीचे वाले ना ये निकोबार हो गए, ठीक। और जो अंडमान आइलैंड में भी ग्रुप बटा हुआ है, जो सबसे उत्तर में नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर आपका साउथ अंडमान, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिए, जो आपका पोर्ट ब्लेयर है ना, वो कौन से अंडमान में आता है, साउथ अंडमान में आता है। मतलब अंडमान निकोबार का जो उत्तरी भाग था उसको अंडमान आइलैंड बोल दिया गया था, और अंडमान भी जो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, एक बार में याद नहीं हो पाएगा, अभी बस इसको समझ लो कि हाँ ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। याद तो बार बार जब देखोगे ना, बार बार समझोगे इस चैनल पे आके, तब याद हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर कौन से आपके द्वीप में, वो साउथ अंडमान में। अब आ जाओ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपकी जो मिडिल अंडमान है ना, इसमें आपका कौन सा आपको पर्वत चोटी देखने को मिलेगी। मिडिल अंडमान कौन सा है, ये वाला है मिडिल, ठीक है। इसमें जो पर्वत चोटी आपको देखने को मिलती है वो है आपकी माउंट डियावोलो। कौन सी, माउंट डियोवोली, डियोवोलो बोल सकते हो, डियोवोली बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, डियोवोली है, ठीक है। ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, भारत का जो सबसे दक्षिण पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में। मतलब जो निकोबार आइलैंड है उसमें जो सबसे दक्षिण आइलैंड है ना, ग्रेट निकोबार, वहां पड़ता है इंदिरा पॉइंट। मैप में अगर देखोगे ना तो मैप में अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका इंडिया, जूम करते हैं इधर अंडमान निकोबार में, और इधर चलिए, देखिए ये आपको इंदिरा पॉइंट दिख रहा है ना, इंदिरा पॉइंट है ये डूब गया था जब सुनामी आई थी ना, डूब गया था, भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट है, ठीक। इतनी कहानी जो है ये ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, जो आपका कैननौर आइलैंड है, लाइज इन द डैश ऑफ द मिनिकॉय, ये लक्षद्वीप आइलैंड की बात हो रही है। जो कैननौर द्वीप मिनिकॉय द्वीप समूह के डैश में स्थित है, ठीक। अब देखिए, अगर आपको हम देखें, आपका अंडमान निकोबार तो आपको इधर दिखेगा बे ऑफ बंगाल में, और जो लक्षद्वीप है वो आपको इधर दिखेंगे, कहाँ पे, अरब सागर में। ये लक्षद्वीप करें, ये अलग अलग आइलैंड, ठीक है। जूम करने पे ही पता लगता है कि बहुत ऐसे एरिया में ना काफी कम है। तो ये कहाँ पड़ते हैं, जो कैननौर आइलैंड है ये पड़ते हैं आपके साउथ में, ठीक है, दक्षिण में, ठीक है, मिनिकॉय के। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फॉर्म्ड बाय द टू स्ट्रीम्स चंद्र एंड भागा विच जॉइन एट टांडी नियर कीलोंग इन हिमाचल प्रदेश, हेंस इट इज नोन एज चंद्रभागा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दो सरिताओं चंद्र और भागा से बनती है, जो हिमाचल प्रदेश में केलोंग के पास टांडी में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे समझो, एक नदी आई चंद्र, एक आई भागा, ये दोनों मिली, कहाँ मिली, टांडी पे मिली, ठीक है। टांडी, आपका टांडी कहाँ पे है, केलोंग के पास, हिमाचल प्रदेश में, इतना ध्यान रखो। फिर जो आगे नदी बनी ना, उसका नाम होता है आपका चेनाब, चेनाब नदी। डायरेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, चेनाब, ठीक है। अब चेनाब जो आपकी पंचनाद नदियों में से एक है, ये आपकी सिंधु नदी जा रही है, फिर उसमें आपकी झेलम हो गई, चेनाब, ये चेनाब अभी मैं दिखाता हूँ आपको। फिर ये आपकी रावी नदी, फिर ब्यास, सतलुज। जो आपकी इंडस नदी है ना, इंडस जो नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ना वो चेनाब है, तो सबसे आगे तक गई है वो चेनाब नदी गई है, ठीक है। मतलब ऐसा समझो, जब चेनाब झेलम मिले तो आगे जो नदी बनी वो चेनाब बनी, फिर सब मिलती गई सब नदियां, इसमें रवि भी, सतलज भी, तब भी वो चेनाब नाम ही रहा। सबसे बड़ी नदी आपकी चेनाब है। अब इधर देखो मैप में, तो ये आपको दिख रहा होगा, मेन सिंधु इंडस नदी जा रही है, चेनाब, और चेनाब में इधर देखोगे ना, इधर आपको दिखेगा, ये देखो दो आपको अलग अलग धाराएं दिख रही होंगी, तो ये चंद्रभागा, इससे मिलके चेनाब बनी और फिर आगे गई, देखिए आगे चेनाब नाम पड़ा है। और ये पाकिस्तान में सिंधु के पास कहाँ मिलती है, मिथानकोट के ऊपर, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर हैज द हाईएस्ट कैचमेंट एरिया, पश्चिम की ओर बहने वाली निम्नलिखित में से किस छोटी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की बात हो रही है, ठीक, जो आपके अरब सागर में जाके गिर रही है। अभी जो कैचमेंट एरिया है ना, जल ग्रहण क्षेत्र, ये क्या होता है, मान लो ये नदी आपकी बह रही है, फिर आसपास आपका भैया मैदानी इलाका होगा, तो जब जितनी भी आपकी वहां बारिश गिर रही होगी, जितने भी एरिया का जो पानी है बारिश गिरने के बाद कहीं तो जाएगा ना,
नाले में जाएगा, नाले से भैया बड़े नालों में जाएगा, फिर वो नाले का पानी भी तो कहीं जाएगा ना। तो जहां जहां का पानी जो नदी में आके गिरेगा उसको बोला जाता है उसका कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र। और जो वेस्ट फ्लोइंग में सबसे ज्यादा वो है आपका माही नदी का। कौन सी? माही नदी का है, ठीक है। माही नदी भी देख लीजिए मैप में, ये आपको दिखे, ठीक है। साबरमती के बाद माही, ठीक है। कहाँ से निकल रही? मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान जा रही, फिर गुजरात, 3 राज्य में जाती है। और ये जो आपकी कर्क रेखा है ना उसको 2 बार काटती भी है, तो भी मैं सीरीज में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच स्टेट इज द नॉर्वेस्टर्स नोन एज बारदोली चिहिरा? कल बैसाखी को किस राज्य में बारदोली चिड़ा के नाम से जाना जाता है? अभी जो नॉर्वेस्टर्न है इसको हिंदी में काल बैसाखी बोला जाता है। ये है क्या ना, जो आपका जितने भी पूर्वी राज्य हैं और जो आपका बांग्लादेश है यहाँ पे, तो पूर्वी राज्य और बांग्लादेश में तूफान है ये काल बैसाखी। कब से कब तक रहता है? मार्च से लेके मई तक आता है, ठीक है। मार्च से लेके मई तक। कौन कौन से राज्यों में, बस देख लीजिए। आपको बांग्लादेश में दिखेगा, फिर आपको बिहार, फिर आपका पश्चिम बंगाल है, झारखंड, उड़ीसा, फिर इधर आपका जो उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर आपको तूफान दिखेंगे मार्च से लेके मई तक। कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है पठार, वहां से, ठीक है। तो इसको कहाँ पे बोला जाता है? बारदोली चिड़ा, ये बोला जाता है आपके असम में, ठीक। कहाँ पे बोला जाता है? असम में बोला। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू इंडिकेट ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो उष्ण कटिबंधीय सवाना हो गया उसका जो कोड है, अलग अलग कोड दे रखे हैं, वो है आपका AW, ठीक है। AW, ए कैपिटल में फिर W स्मॉल में। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें बोला जा रहा है जब आपकी महासागर की जो लहरें हैं जब वो क्लिफ से टकराती, क्लिफ क्या, जो ऊंची चट्टान है, जब ऐसे टकराती हैं जो आपकी लहरें हैं ना, तो एक अलग तरीके का आकार बनता है, उसे बोला जाता है टीथ लाइक शेप, ठीक है। कौन सा? दंतनुमा शेप। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए वाला। अगला क्वेश्चन क्या है? बोला जा रहा है जो कर्क रेखा है वो कौन से राज्य से नहीं, डस नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? भारत के निम्नलिखित में से किस शहर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अभी तक आपका राज्य होता तब आपका क्या पूछ लिया गया, इसमें शहर भी पूछ लिया गया। तो कर्क रेखा टोटल कितने राज्यों से जाती है? ये तो हम लोग बता ही चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। देखिए ये जा रही कर्क रेखा गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, 6 हो गए, फिर आपका त्रिपुरा, ये वाला त्रिपुरा है, फिर ये मिजोरम, टोटल 8 राज्य हैं। अब ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में देखिए क्या बोले जरा, मध्य प्रदेश का एक शहर दिया गया है शाहजहांपुर, उड़ीसा का दे दिया गया है झारसुगुदा। अब आप खुद समझो, उड़ीसा से तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है ना वो जा ही नहीं रही है। देखो उड़ीसा से जा रही है क्या कर्क रेखा? तो दिमाग लगाओ, तो कर्क रेखा क्या जो उड़ीसा में जो शहर होगा उससे भी पास होगी? नहीं होगी। तो सीधा सीधा आंसर दिख गया बी वाला, ठीक है। तो यहीं से एलिमिनेट हो गए बाकी सारे। झारखंड से भी जा रही, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से नहीं जा रही है। आप लोग कभी कभी तभी सोचते हो ना कि बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे, डिफिकल्ट नहीं आते, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना तो आराम से सब क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यही थी आपकी वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सारे फैक्ट कंसेप्ट समझ में आए होंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी PCS 2024 के लिए हमारा ग्रुप चल रहा है, मेंस आंसर राइटिंग का भी। फिर आपका यूपी PCS 2025 के लिए चल रहा है एकदम शुरुआत से तैयारी, RO री एग्जाम के लिए और BO का, ठीक है। आराम से आप घर बैठे सिलेक्शन वाली तैयारी, रिकॉर्डेड क्लासेस लेके टॉप एजुकेटर से पढ़ के बढ़िया से सिलेक्शन ले सकते हैं। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।